हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर पर। आज की ये क्लास ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के लिए है। ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन का जो जनरल अवेयरेंस का पोर्शन है उसकी स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। जनरल अवेयरेंस की ये हमारी फर्स्ट क्लास है। आगे भी हम जनरल अवेयरेंस की सारी क्लासों को लेकर आएंगे, जिसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ये हमारा हॉस्टल वार्डन का जो जनरल अवेयरेंस का पोर्शन है उसमें आप सभी को पता है वो 10 to 15 मार्क्स का आने वाला है। कितने का? 10 to 15 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें हमसे एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी कमीशंस हैं, जितने भी एनईपी 2020 है, इन सभी को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। 1 by 1 सारी क्लासों को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जनरल अवेयरेंस में ईएमआरएस के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ का हमें एग्जाम देना है, उसके बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ईएमआरएस का जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़रूरी है कि ईएमआरएस स्कूल जो है वो क्यों खोले गए, किसने खोले, किसके लिए खोले गए, ये सभी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईएमआरएस के बारे में। ईएमआरएस जो है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। इसको यहाँ पर रेजिडेंशियल क्यों बोला गया है? क्योंकि 24/7 बच्चे यहाँ पर जो है 24/7 रहते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज है, चाहे वो खाने की हुई, पीने की हुई, स्टडी से रिलेटेड हुई, सारी एक्टिविटीज वो यहीं रहकर करते हैं, इसीलिए इसको रेजिडेंशियल बोला गया है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि ईएमआरएस जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है। ईएमआरएस की फुल फॉर्म क्या है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। हिंदी में अगर बोले तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। ईएमआरएस जो है वो भारत सरकार की एक योजना है। क्या है? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। ईएमआरएस जो है भारत सरकार की एक योजना है, इसे भारत सरकार ने लॉन्च किया है। ये किसके लिए खोले गए हैं? ये योजना जो है विशेष रूप से पूरे भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए बेहतर शिक्षा उपलब्ध करने की एक पहल है। किसके लिए खोले गए हैं? अनुसूचित जनजातियों से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, जो शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए ये विद्यालय खोले गए हैं। देश में आदिवासी क्षेत्रों और बस्तियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाती है। जो आदिवासी क्षेत्र से बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए गुणवत्तापूर्ण जो है आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है। इस योजना को भारत सरकार ने कब पेश किया? इस योजना को 1997-98 में संसद में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? इसे संसद में लाया गया था 1997-98 में। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना जो है वो 1999 में की गई। इसकी स्थापना कब की गई? 1999 में की गई। इसे संसद में कब लाया गया था? 1997-98 में संसद में लाया गया था, और इसकी स्थापना जो है 1999 में की गई। कब की गई? 1999 में इसकी स्थापना की गई। फिर क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि ये स्कूल जो है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। ये हमारे स्कूल जो है वो किस मंत्रालय के अधीन वर्क करते हैं? तो ये जो है वो जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जनजातीय मंत्री कौन है? जनजातीय कार्य मंत्रालय है, इसके जो मंत्री हैं वो कौन है? इसके जो मंत्री हैं वो है अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा। ये जो है जनजातीय कार्य मंत्री हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है इनके अधीन है। मतलब ईएमआरएस के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान। ये है धर्मेंद्र प्रधान। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगा कि जो ईएमआरएस है उसके वर्तमान अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रधान है, बट ये जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन वर्क करता है। क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है, इसलिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन वर्क करता है। और क्योंकि ईएमआरएस स्कूल जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए इसके जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट होंगे वो हमारे जो है धर्मेंद्र प्रधान होंगे। ये कौन है? ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। ये कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री। वर्तमान में ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, जो कि ईएमआरएस के वर्तमान अध्यक्ष हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि ईएमआरएस स्कूल जो है वो किस कक्षा से किस कक्षा तक है? तो ये जो है ग्रेड 6 से 12 तक है, मतलब कक्षा 6 से कक्षा 12 तक है। इसमें कक्षा 6 से कक्षा 12 तक ही शिक्षा
प्रोवाइड की जाती है, इससे पहले की शिक्षा इसमें नहीं कराई जाती है। और ये स्कूल जो है, इनका जो बोर्ड है वो सीबीएसई पैटर्न पर है, सीबीएसई बोर्ड है इनका। सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पे सीबीएसई की फुल फॉर्म लिखे तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये हो जाएगी सीबीएसई की फुल फॉर्म। तो जो ईएमआरएस स्कूल है वो सीबीएसई पैटर्न पर है और कक्षा 6 से कक्षा 12 तक ही इसमें शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। भारत के संविधान अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के साथ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में ईएमआरएस स्थापित किए जाएंगे। कहने का मतलब जो है, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ईएमआरएस स्कूल जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे। फिर कह रहा है बजट 2018-19 के अनुसार 50% से अधिक एसटी आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में वर्ष 2022 तक एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होगा। कहने का मतलब ये है कि जो 18-19 में जो बजट आया था उसमें कहा गया कि 50% से अधिक आबादी जहां रहती है, जहां कम से कम 20,000 से अधिक आदिवासी व्यक्ति रहते हैं, वहां जो है हर ब्लॉक में वर्ष 2022 तक एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होगा। सरकार स्कूल की स्थापना के लिए एक मुश्त 30 लाख रुपए का अनुदान देती है और उसके बाद प्रति स्कूल सालाना 30 लाख रुपए तक का अनुदान देती। कहने का मतलब ये है, जब एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी तब सरकार जो है वो एक साथ स्कूल के लिए 30 लाख रुपए देगी। कितने? 30 लाख रुपए का अनुदान देगी। और उसके बाद जो है प्रति वर्ष, इसके बाद प्रति वर्ष स्कूल के लिए 30 लाख रुपए देगी। फिर कह रहा है अतिरिक्त लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब स्कूल की स्थापना की जाएगी तब सरकार 30 लाख रुपए देगी, इसके बाद प्रति सालाना उसे 30 लाख रुपए देगी स्कूल के लिए। अगर इसके बाद भी स्कूल की आवश्यकताएं ज्यादा हैं, मतलब ज्यादा रुपए खर्च होता है, चाहे वो 10 लाख हुआ 20 लाख हुआ, तो उसको राज्य सरकार वहन करेगी। फिर कह रहा है कि 2018 के अंत में कुल 284 ईएमआरएस स्कूल स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से अधिकतम 32 मध्य प्रदेश में स्वीकृत हैं। कहने का मतलब ये है कि 2018 के अंत में 284 ईएमआरएस स्कूल जो हैं वो स्वीकृत किए गए हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे अधिक जो ईएमआरएस स्कूल हैं वो किस स्टेट में है, तो वो है मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 32। फिर कह रहा है कि देश भर में लगभग 226 ईएमआरएस स्कूल कार्यरत हैं और उनमें से 68 सीबीएसई से संबद्ध हैं। यानी कि 284 ईएमआरएस स्कूल जो हैं वो 2018 के अंत में स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 226 ईएमआरएस स्कूल जो हैं अभी कार्यरत हैं और उनमें से जो 68 सीबीएसई से संबद्ध हैं। इसका उद्देश्य क्या है? ईएमआरएस स्कूल जो है वो किस लिए खोले गए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो ईएमआरएस का उद्देश्य जो है छात्रों को उच्च शिक्षा और उसके बाद भी सफलता के लिए तैयार करना है। वे अक्सर प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए करियर परामर्श और कोचिंग प्रदान करते हैं। मतलब ईएमआरएस स्कूल जो है उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बच्चों को हायर एजुकेशन के साथ उनके लिए उनकी लाइफ में सक्सेस करना भी है, उनको प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए तैयार भी करना है। सरकार ने ये भी घोषणा की है कि वह नए स्कूल के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगी। फिर इसकी ईएमआरएस की प्रमुख विशेषताएं और इसकी अवधारणाएं क्या हैं? तो ईएमआरएस की जो पहली विशेषता वो है जनजातीय समुदायों पर ध्यान। ईएमआरएस ने क्या किया? भारत सरकार ने ईएमआरएस जो विद्यालय बनाए हैं उनमें जनजातीय समुदायों पर विशेष ध्यान दिया है। ईएमआरएस जो है विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को लक्षित करता है। किसके लिए? ये जो है विशेष रूप से जो आदिवासी क्षेत्रों से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जनजातियों के जो बच्चे हैं, उनके लिए विशेष रूप से ये स्कूल बनाए गए हैं, जो अक्सर सामाजिक आर्थिक कारकों और भौगोलिक अलगाव के संयोजन के कारण भारत की शिक्षा प्रणाली में कम प्रतिनिधित्व करते हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण, उनकी भौगोलिक अलगाव के संयोजन के कारण जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं,
उनके लिए विशेष रूप से भारत सरकार ने ये स्कूल खोले हैं। मुफ्त शिक्षा, ये हमारा जो विद्यालय है उनमें छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें न केवल ट्यूशन बल्कि आवास, भोजन, पाठ्य पुस्तकें, वर्दी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यूनिफॉर्म, उन्हें भोजन, आवास, पाठ्य पुस्तकें, वर्दी और अन्य आवश्यकताएं भी उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं। फिर कह रहा है कि समग्र शिक्षा, ये हमारा जो है वो समग्र बच्चे की समग्र शिक्षा पर बल देते हैं। शैक्षणिक शिक्षा के अलावा ये हमारे छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए खेल और पाठ्येतर गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। आवासीय विद्यालय, ये क्या है, ये हमारा जो है आवासीय विद्यालय है। आवास का मतलब क्या होता है, वहां भोजन और शिक्षा दोनों प्रोवाइड कराई जाती हैं। आवासीय विद्यालयों के रूप में ये हमारा बोर्डिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिससे छात्रों को दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों से सक्षम किया जा सकता है, जहां दैनिक आने जाने की आवश्यकता के बिना उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक स्थानीय स्तर पर गुणवत्ता वाले स्कूल उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो है वो आवासीय विद्यालय है, बोर्डिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं, और जो बच्चे दूरस्थ क्षेत्र से होते हैं, दुर्गम क्षेत्रों से होते हैं, जो स्कूल आने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए ये विद्यालय विशेष रूप से बनाए गए हैं। जिन्हें आने जाने में समस्या होती है उनके लिए स्कूल बनाए गए हैं, जिससे वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सके। उच्च शिक्षा पर ध्यान, ये हमारा इसका उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा और उसके बाद भी सफलता के लिए तैयार करना है। वे अक्सर प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए करियर परामर्श और कोचिंग भी प्रदान करते हैं। गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा और शिक्षण, भारत सरकार ने इन स्कूलों के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी भारी निवेश किया है, और उनके पास आमतौर पर विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल और सुविधाएं। स्कूलों का लक्ष्य गुणवत्ता वाले शिक्षकों को नहीं आकर्षित करना भी है। कहने का मतलब ये है कि जो सरकार है वो इनके अच्छे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भी भारी निवेश कर रही है, जिनमें विज्ञान प्रयोगशालाएं और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और खेल सुविधाएं भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। ये हमारा इसका जो लक्ष्य है वो गुणवत्तापूर्ण वाले शिक्षकों को ही नहीं आकर्षित करना है, बल्कि सभी तरह के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराना है। सांस्कृतिक संरक्षण, एक आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के बावजूद ये हमारा इसका उद्देश्य पारंपरिक जनजातीय सांस्कृतिक प्रथाओं को सुरक्षित और बढ़ावा देने में भी है। इसमें अक्सर स्थानीय भाषाओं और कला को बढ़ाना भी शामिल है। एक आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के बावजूद ये हमारा इसका उद्देश्य क्या है, पारंपरिक जनजातीय सांस्कृतिक जो प्रथाएं होती हैं उनकी प्रथाओं को भी बढ़ावा देना है, जिसमें स्थानीय भाषाएं, जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनकी स्थानीय भाषाएं और कलाओं को भी पढ़ाना है, जिससे बच्चे सबका सम्मान कर सके। प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 60 छात्र हो सकते हैं, अधिमानतः 30 छात्रों के 2 खंडों में, और स्कूल की कुल स्वीकृत संख्या जो है वो 480 है। मतलब टोटल जो है वो 480 विद्यालय अभी स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें जो है प्रत्येक विद्यालय में एक कक्षा में 60 छात्र होंगे, जिनमें से 30 छात्रों के 2 खंडों में जिन्हें विभाजित किया गया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट इन 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। राइट टू एजुकेशन क्या होता है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार क्या होता है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार ये कहता है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसी अधिकार के लिए भारत सरकार ने क्या किया? इसी अधिकार के लिए भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को चलाया। किसको चलाया? सर्व शिक्षा अभियान को चलाया। शिक्षा के अधिकार के लिए ही भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को चलाया। सर्व शिक्षा क्या होती है कि भारत के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसीलिए राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत सर्व शिक्षा अभियान को चलाया। अब हम पढ़ेंगे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट तो 2009 है, आरटीई 2009 है, वो क्यों आई? आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें आरटीई 2009 लानी पड़ी, और किस समिति की सिफारिश पर इसे लेकर आए और किस सन में लेकर आए? ठीक है, तो आरटीई जो है वो किस लिए आई? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है
वो ये सुनिश्चित करने के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करता है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई है, वो क्या कहती है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या हुआ? एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है? जो हमारी नर्सरी से क्लास फर्स्ट तक की एजुकेशन होती है वो एलिमेंट्री एजुकेशन कहलाती है। इसी एलिमेंट्री एजुकेशन के राइट के लिए ही जो आरटीई है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करती है। अब आरटीई के लिए शिक्षा के अधिकार के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? आखिर शिक्षा के अधिकार के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो मूल रूप से भारतीय संविधान के भाग 4, कौन से भाग 4 के अनुच्छेद 45 और डीपीएसपी के अनुच्छेद 39F में राज्य वित्त पोषित और साथ ही न्याय संगत और सुलभ शिक्षा का प्रावधान था। कहने का मतलब ये है कि मूल रूप से भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 45 और डीपीएसपी के अनुच्छेद 39F में ये कहा गया है कि राज्य जो है वो वित्त पोषित और साथ ही न्याय संगत और सुलभ शिक्षा प्रदान करेगा। अब यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन ये होगी कि यहाँ पे डीपीएसपी क्या है, ये जो डीपीएसपी है ये क्या है? तो देखिए डीपीएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? डीपीएसपी क्या होती है? डायरेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी की ये फुल फॉर्म होती है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मूल रूप से भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 45 और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अनुच्छेद 39F में राज्य वित्त पोषित और साथ ही न्याय संगत और सुलभ शिक्षा का प्रावधान किया गया था। अब आपसे यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो किस भाग के अंतर्गत आते हैं? भाग 4 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? भाग 4 के अंतर्गत। अब यहाँ से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हमें इस क्वेश्चन को याद रखना है कि शिक्षा का जो अधिकार था उसका पहला आधिकारिक दस्तावेज कब आया था और किस समिति की रिपोर्ट पर आया था। तो शिक्षा के अधिकार का जो पहला आधिकारिक दस्तावेज था 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट पर आया था। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब हमसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तापस मजूमदार समिति 1999 की स्थापना की गई। तापस मजूमदार जो समिति है उसकी स्थापना कब की गई? 1999 में की गई, जिसमें अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हमसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस समिति के तहत अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया। तो हमें यहाँ पर याद रखना है वो कौन सी समिति होगी? तापस मजूमदार समिति 1999। 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन ने संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान के किस भाग में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया। तो संविधान के भाग 3 में, कौन से? संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया। और किस संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया? 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत किया गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसमें अनुच्छेद 21A शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21A शामिल किया गया, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। अब शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किसने बनाया था? अनुच्छेद 21A ने। यहाँ पे 4 क्वेश्चन बनते हैं, हमें याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो है
अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया, तो वो हो जाएगी तापस मजूमदार समिति। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि संविधान के किस भाग के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत। और किस संवैधानिक संशोधन के तहत बनाया गया? तो 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत बनाया गया। कब बनाया गया? 2002 में बनाया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनेगा कि अनुच्छेद 21 में किसे शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 जो है वो किसके लिए बनाया गया? अनुच्छेद 21 जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया? तो अनुच्छेद 21 के तहत बनाया गया। इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुवर्ती कानून का प्रावधान किया गया है, मतलब इसमें जो है आरटीई के तहत कानून बनाया गया है। अब शिक्षा के अधिकार की जो विशेषताएं हैं उनको हम पढ़ेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था, इसकी क्या विशेषताएं थी। ठीक है, तो देखिए आरटीई अधिनियम का जो लक्ष्य है वो 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। जो आरटीई का मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि 6 से 14 वर्ष के जो सभी बच्चे हैं पूरे भारत में, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रदान करना उसका मेन ऑब्जेक्टिव था। आरटीई का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि पूरे भारत में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त कर सके, कोई भी इससे वंचित ना रहे, इसलिए आरटीई लाई गई है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि ये शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करता है। कौन लागू करता है? अनुच्छेद 21A। वाई मिस्टेक, यहाँ पे ए नहीं लिखा गया है तो यहाँ पे ए हो जाएगा। अनुच्छेद 21A के तहत जो है वो मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21A। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि यह अधिनियम समाज के वंचित वर्गों के लिए 25% आरक्षण का आदेश देता है। कौन सा अधिनियम? राइट टू एजुकेशन एक्ट। कौन सा अधिनियम? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो समाज के वंचित वर्गों के लिए, वंचित वर्ग में कौन कौन से हैं शामिल? SC ST हो सकते हैं, सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग हो सकता है, अलग रूप से सक्षम वर्ग हो सकते हैं। ठीक है, ये सभी जो है वंचित समूह के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ 25% आरक्षण की बात हो रही है। आरटीई जो है, आरटीई है, इसमें जो सभी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें जो है जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए 25% जो सीटें हैं वो रिजर्व रहेंगी, क्योंकि आरटीई के तहत कोई भी वंचित वर्ग का बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जिनकी जो इनकम है, इनकी आय जो है वो 2.5 लाख से कम है, वो बच्चा आरटीई के तहत किसी भी प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। आरटीई के तहत उस स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की जो शिक्षा होगी वो बिल्कुल फ्री होगी। किसी भी प्राइवेट स्कूल में कोई भी वंचित वर्ग का जो बच्चा है वो आरटीई के तहत जो एजुकेशन है वो प्राप्त कर सकता है, जिसमें 25% सीटें जो हैं वो इन्हीं वंचित वर्गों के समूह के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि आरटीई के तहत वंचित वर्गों के बच्चों के लिए कितने % आरक्षण सीटों का प्रावधान किया गया है? तो कितने % सीटें हो जाएंगी? 25%। अब देखिए यहाँ से हम आरटीई के फीचर्स पढ़ेंगे। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, इसके क्या फीचर्स हैं, ये क्या मानदंड और मानक निर्धारित करता है? तो सबसे पहला इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा छात्र शिक्षक अनुपात, पीटीआर। पीटीआर का मतलब क्या होता है? PTR। P का मतलब होता है पुपिल, T का मतलब टीचर और R का मतलब होता है रेशियो। ठीक है, पुपिल टीचर रेशियो मतलब छात्र शिक्षक अनुपात। छात्र शिक्षक अनुपात सबसे पहले प्राइमरी लेवल पर देखेंगे। प्राइमरी लेवल पर जो छात्र शिक्षक अनुपात होगा
वो 30:1 होगा। कितना? 30:1। मतलब 30 बच्चे जब होंगे, एक शिक्षक होगा। 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा, यानी कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। और अपर प्राइमरी लेवल पर हो जाएगा 35:1। मतलब 35 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से इसके बारे में आरटीई के जो फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इमारतें और बुनियादी ढांचा, मतलब बच्चा जो है वो खुले में बैठ के नहीं पढ़ेगा, धूप में नहीं पढ़ेगा। उसकी शिक्षा के लिए प्रॉपर स्कूल होने चाहिए और उनका बुनियादी ढांचा होना चाहिए, इमारतें होनी चाहिए, जिसके छत बच्चा जो है वो छत के नीचे ही शिक्षा ग्रहण करेगा, खुले में शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए अच्छा बुनियादी ढांचा होना चाहिए। जो स्कूल है उनका बुनियादी ढांचा अच्छा होना चाहिए। स्कूल कार्य दिवस का मतलब क्या हुआ कि स्कूल में कितने घंटे तक कार्य होगा, एक बच्चे को आप कितने घंटे तक शिक्षा प्रदान करेंगे। तो एक बच्चे को एक दिन में 7 घंटे, एक दिन में 7 घंटे ही बच्चे को आप स्कूल में रख सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चे को स्कूल में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो स्कूल कार्य दिवस जो हो जाएगा वो एक दिन में 7 घंटे, मतलब जो एक दिन में स्कूल जो है वो सिर्फ 7 घंटे तक ही खुलेगा। इसके अलावा स्कूल जो है एक भी घंटा एक्स्ट्रा नहीं खुलेगा। एक दिन में आप एक बच्चे को 7 घंटे ही पढ़ा सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं पढ़ा सकते। शिक्षक कार्य घंटे का मतलब क्या हुआ कि शिक्षक जो है वो कितने घंटे कार्य करेगा। तो शिक्षक आरटीई के तहत जो शिक्षक कार्य घंटा जो है बताया गया है वो एक सप्ताह में एक शिक्षक जो है वो 45 घंटे कार्य करेगा। कितने घंटे? 45 घंटे। एक सप्ताह में एक शिक्षक जो है वो 45 घंटे कार्य करेगा। ये आरटीई में स्पष्ट रूप से बताया गया है। एक स्कूल जो है वो एक दिन में 7 घंटे खुलेगा, एक शिक्षक जो है एक सप्ताह में 45 घंटे कार्य करेगा। और अगर टोटल स्कूल कार्य दिवस की हम बात करेंगे तो पूरी साल में, मतलब एक साल में स्कूल जो है 200 घंटे खुलेगा। कितने घंटे स्कूल खुलेगा? 200 घंटे खुलेगा। टोटल 365 दिन होते हैं, जिसमें से सभी छुट्टियां निकालकर एक साल में एक स्कूल जो है वो 200 घंटे खुलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आरटीई के तहत क्या निषेध है। निषेध का मतलब क्या होता है? निषेध का मतलब क्या होता है कि क्या बैन है इसमें। ठीक है, क्या बैन है, इसमें हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो आरटीई के तहत आप बच्चे को शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं। किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं, बच्चे को मारपीट, बच्चे के साथ मारपीट नहीं कर सकते हैं, उसे किसी भी कार्य के लिए मानसिक उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं, उसे डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, किसी तरह का मानसिक उत्पीड़न नहीं दे सकते हैं। आरटीई के तहत बिल्कुल बैन है ये। अगर आपने ऐसा किया तो आपके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रियाएं क्या होती है? कुछ स्कूलों में बच्चे के मतलब एडमिशन के लिए उसका जो है एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। कुछ स्कूलों में बच्चे के एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। जो प्रोसेस होती है वो आप बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल बैन है। आरटीई के तहत स्क्रीनिंग प्रक्रियाएं बिल्कुल बैन है। अगला है कैपिटेशन शुल्क। कैपिटेशन शुल्क क्या होता है कि जो स्कूल होते हैं वो अपनी मार्केटिंग के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, अपने जो उनकी क्लासेस होती हैं उनमें एसी लगाते हैं, टाइल्स बिछाते हैं। तो अपनी मार्केटिंग के लिए स्कूल को बहुत ही अच्छा उसका निर्माण करते हैं। निर्माण कितना भी कर लें, लेकिन आप उसका जो शुल्क है वो बच्चे से या उसके पेरेंट्स से नहीं ले सकते हैं। तो ये जो कैपिटेशन शुल्क है यही होता है, एक तरह से ये फंडिंग शुल्क होता है जो स्कूल के फंड के लिए जाता है। ये शुल्क जो है, ये जो फीस है वो आप बच्चे से नहीं ले सकते हैं, ना ही उसके पेरेंट्स से ले सकते हैं। तो कैपिटेशन शुल्क जो है वो बिल्कुल बैन है। किसी भी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क जो है कोई भी स्कूल नहीं ले सकता है। अगला है शिक्षकों के द्वारा निजी ट्यूशन। कुछ शिक्षक जो होते हैं स्कूल के अलावा जो है
बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस मतलब ट्यूशन पढ़ाते हैं, कि स्कूल के मतलब स्कूल में उस हिसाब से नहीं पढ़ाते और बच्चों से कहते हैं कि मैं आपको ट्यूशन पढ़ाऊंगा, जबरदस्ती कुछ फोर्स भी करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी जाते हैं, तो वो बिल्कुल बैन है। शिक्षक जो है वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, वो सिर्फ जितना पढ़ाएगा स्कूल में ही पढ़ाएगा बच्चे को, एक्स्ट्रा क्लासेस उसकी नहीं लेगा, निजी ट्यूशन नहीं देगा उसे, बिल्कुल बैन है ये आरटीई के तहत। अगर आप बिना मान्यता के स्कूल चलाते हैं तो इस पे आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, इसलिए आप बिना मान्यता के स्कूल नहीं चला सकते, ये आरटीई के तहत निषेध है। अब हम पढ़ेंगे कि आरटीई अधिनियम जो 2009 था इसकी क्या अचीवमेंट थी, क्या उपलब्धियां थी इसकी। ठीक है, तो आरटीई अधिनियम उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से कक्षा 8 में नामांकन बढ़ाने में सफलतापूर्वक कामयाब रहा। कहने का मतलब ये है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर था कक्षा 6 से कक्षा 8, उसमें नामांकन मतलब होता है एडमिशन, ज्यादा से ज्यादा बच्चे एडमिशन लेने लगे। ठीक है, इसमें सफलतापूर्वक कामयाब रहा। देखिए प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की जो कक्षाएं होती है वो प्राथमिक स्तर होता है, और कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की जो कक्षाएं होती हैं वो उच्च प्राथमिक स्तर पर होती है। ठीक है, तो जो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के जो बच्चे थे वो स्कूल में एडमिशन लेने लगे। पहले क्या हुआ करता था कि सिर्फ गरीब बच्चे ही प्राथमिक स्कूल में पढ़ते थे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते थे। क्या करते थे, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते थे क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। इसलिए सरकार ने आरटीई को लाए, सरकार जो है आरटीई को लेकर आई। इस आरटीई ने इस नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाने में सफलतापूर्वक कामयाबी हासिल की है। ठीक है, आगे है कड़े बुनियादी ढांचे के मानदंडों के रूप में स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले क्या हुआ करता था कि जो सरकार के द्वारा स्कूलों के लिए, स्कूल के निर्माण के लिए जो पैसा आता था वो मास्टर हड़प लेते थे, स्कूल का निर्माण नहीं कराते थे, बच्चों को खुले में ही शिक्षा प्रदान करते थे, पेड़ के नीचे धूप में ठंड में ऐसे बच्चे जो हैं पेड़ के नीचे ही शिक्षा प्राप्त करते थे। तो इस पर सरकार ने जो है सख्ती बरती और इसमें कड़े नियम बनाए जिनसे इन सब चीजों में सुधार आया। फिर कह रहा है कि 3.3 मिलियन से अधिक छात्रों ने आरटीई के तहत 25% कोटा मानदंड के रूप में प्रवेश जो है प्राप्त किया। 3.3 मिलियन से अधिक छात्रों ने आरटीई के तहत 25% कोटा मानदंड के तहत प्रवेश प्राप्त किया। मतलब जो 25% आरक्षण की बात की गई थी उसके तहत जो है 3.3 मिलियन से अधिक छात्रों ने आरटीई के तहत एडमिशन लिया। इसने देश भर में समावेशी और सुलभ, इसने देश भर में शिक्षा को क्या किया, समावेशी और सुलभ बनाया। समावेशी क्या होती है, समग्र, सभी के लिए, सुलभ मतलब अच्छा होता है। ठीक है, तो इसने शिक्षा को देश भर में समावेशी और सुलभ बनाया, सभी के लिए अच्छा और एक समावेशी माहौल तैयार किया जिससे बच्चे मिलजुल कर शिक्षा ग्रहण कर सकें। अब हम पढ़ेंगे कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था इसमें कौन कौन सी ऐसी अभियान थे, योजनाएं थी जो शामिल की गई थी। ठीक है, सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान नाम से एक एकीकृत योजना शुरू की। ये देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, ये हमें याद रखनी है कि किस सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए कौन सा अभियान चलाया। तो समग्र शिक्षा अभियान नाम दिया गया था उसे। इसके तहत ये एक योजना थी, एकीकृत योजना थी समग्र शिक्षा अभियान, ये एक एकीकृत योजना थी। इसी के तहत जो है इसमें 3 योजनाएं शामिल की गई हैं। कौन कौन सी है वो योजनाएं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा पर केंद्रित प्रायोजित योजना। कौन कौन सी हो गई, नंबर 1 सर्व शिक्षा अभियान, नंबर 2 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, नंबर 3 होगी शिक्षक शिक्षा पर केंद्र प्रायोजित योजना। अब हम पढ़ेंगे कि उठाए जाने वाले कदम, आरटीई के तहत कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, इसके तहत कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो पहला हो जाएगा अल्पसंख्यक धार्मिक स्कूलों को आरटीई के तहत लाने की जरूरत है। अल्पसंख्यक धार्मिक स्कूलों का मतलब क्या है, जो मदरसे वगैरह होते हैं
उनको आरटीई के तहत लाने की जरूरत है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर फोकस किया गया है। ठीक है, जो हमारे जो मुस्लिम स्कूल होते हैं जिन्हें हम मदरसा वगैरह बोलते हैं, उनके लिए आरटीई के तहत उन स्कूलों को लाने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा की मात्रा से अधिक शिक्षा की गुणवत्ता देने पर जोर की जरूरत है। हम क्या यहाँ पे ध्यान रखेंगे, शिक्षा की जो मात्रा है उससे अधिक बच्चा जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करे, इस पर आरटीई ने जोर दिया है। शिक्षण पेशे को आकर्षक बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। शिक्षण पेशे को आकर्षक मतलब क्या होता है कि बच्चा उसमें आनंद, मतलब बच्चे को आनंद आ सके, ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे बच्चा आकर्षित होकर स्कूल जा सके। समग्र रूप से समाज को बिना किसी पक्षपात के बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने की आवश्यकता है। किसे? समग्र रूप से समाज को समग्र रूप से बिना किसी पक्षपात के, मतलब किसी जाति भेदभाव के बच्चे को नहीं, समग्र रूप से बिना किसी पक्षपात के बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने की आवश्यकता है। इसमें समाज को भी उतना ही ध्यान देना होगा जितना सरकार दे रही है, जितना ये हमारे नियम है, कानून है, आरटीई है, तो ये सभी जो हैं बच्चों के लिए बनाए गए हैं, तो उतना ही इसमें समाज का भी योगदान रहेगा कि समाज भी उसमें अपनी पूरी भागीदारी दे, जिससे बच्चा जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त कर सके। आरटीई अधिनियम के बारे में सब कुछ यहाँ पे देखिए, एक बार हम एक डिटेल में सब कुछ पढ़ लेंगे। यहाँ पे एक नजर में ये 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग, कक्षा 1 से कक्षा 8 के बच्चों को पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। कहने का मतलब क्या है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं, पड़ोस के स्कूल का मतलब है कि ये स्कूल जो होंगे वो ज्यादा दूरी पर नहीं होंगे, बच्चों के घर से ज्यादा दूरी पर नहीं होंगे, उनके घर के पास में ही होंगे और उनमें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की गारंटी जो है आरटीई देता है। ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों पर लागू है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे ये पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर, हमसे ये पूछा जा सकता है कि आरटीई जो है वो किसके लिए अपवाद है, तो जम्मू कश्मीर के लिए अपवाद है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में आरटीई जो है वो लागू है। आरटीई को संसद में कब पारित किया गया था, तो 6 अगस्त 2009 को। कब? ये हमें डेट याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट हमें ये याद रखनी है, पूछी जा सकती है। 6 अगस्त 2009 को आरटीई को जो है संसद द्वारा पारित किया गया और इसे लागू कब किया गया? अप्रैल 2010 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, हमें याद रखनी है। आरटीई जो है उसे संसद में पारित किया गया था 6 अगस्त 2009 को और लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। फिर कह रहा है कि अधिनियम पारित होने के साथ भारत दुनिया के उन 135 देशों में से एक बन गया जिन्होंने शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाया। ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा जो भारत है, इस अधिनियम आरटीई को पारित करने के बाद हमारा जो देश है, भारत जो है वो 135 देशों में बन गया, 35 देशों में से एक हो गया जिन्होंने शिक्षा को बच्चे का मौलिक अधिकार बनाया। 135 देशों में भारत जो है वो एक बन गया जिन्होंने शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाया। अधिनियम में 25% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। जो मैंने पहले आपको बताया था 25% आरक्षण की जो बात की गई थी वो यही है कि इस अधिनियम में 25% जो बच्चे हैं, वो किसी भी वंचित वर्ग से जो बच्चे हैं वो आरटीई के तहत जो है वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, जिनके लिए 25% सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। अगला कह रहा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूल। निजी स्कूल का मतलब क्या होता है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, आरटीई के तहत उन बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त कराई जाएगी। अब देखिए, ये कह रहा है कि ये सभी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को अभ्यास से प्रतिबंधित करता है। कहने का मतलब ये है कि जिन स्कूलों में मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे स्कूल अगर स्कूल चला रहे हैं तो उनको बिल्कुल बैन करता है ये, और उन्हें क्या करता है,
और उन्हें अधिनियम के तहत परिभाषित बुनियादी मानकों को पूरा करने के लिए 3 साल का समय देता है। उनसे कहता है कि भाई आपके स्कूल में मान्यता प्राप्त नहीं है, आप 3 साल के अंदर अंदर मान्यता प्राप्त कर लें, नहीं तो आपका स्कूल बिल्कुल बैन हो जाएगा। अगर तब भी वो ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। और जो है वो स्कूल जो है कोई भी दान या कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा, बच्चे से कोई भी दान या कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा। कैपिटेशन शुल्क मैंने आपको पहले ही बताया था, स्कूल जो होते हैं वो अपनी मार्केटिंग के लिए अपने स्कूल का जो निर्माण है बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, जिसका शुल्क वो बच्चों से नहीं ले सकते हैं और ना ही उनके माता पिता से ले सकते हैं। और प्रवेश के लिए बच्चे या माता पिता का कोई भी साक्षात्कार नहीं करने का प्रावधान करता है। और बच्चे के एडमिशन के लिए ना ही बच्चे का कोई टेस्ट लिया जाएगा, जैसे स्कूलों में जो है उनका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता था वो भी नहीं लिया जाएगा, और ना ही उनके माँ बाप का किसी भी तरह का साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार का मतलब है टेस्ट, उनके माँ बाप का टेस्ट कि वो पढ़े लिखे हैं या नहीं, इस तरह का कोई भी साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। ये आरटी के तहत बिल्कुल बैन है। IIL में प्रावधान है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, कौन सी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, निष्कासित नहीं किया जाएगा या बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि IIL में ये प्रावधान किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई भी स्कूल जो है, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की जो शिक्षा है वो अगर बच्चा पूरा कर रहा है तो कोई भी स्कूल उसे स्कूल से निष्कासित नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्व शिक्षा अभियान। ये टॉपिक थोड़ा लेंथी होने के कारण मैं इसको 2 क्लास में कंप्लीट कराऊंगी। तो आज हमारी इसकी पहली क्लास है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हम बात करेंगे यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। सर्व शिक्षा अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया और इसे कब शुरू किया गया। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है, इसे SSA भी कहा जाता है। सर्व शिक्षा अभियान की ये शॉर्ट फॉर्म है, कई बार क्वेश्चन में ये मिल जाती है, तो इससे हम घबराएंगे नहीं, इसे याद रखेंगे। सर्व शिक्षा अभियान को ही SSA कहा जाता है। अब हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो सर्व शिक्षा अभियान को किसने शुरू किया था, भारत सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया। ये भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा सन 2001 में की गई। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2001 में इसे शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो भारत सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान को सन 2001 में शुरू किया गया था। अब हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान को कब शुरू किया गया और किसके द्वारा शुरू किया गया। दूसरा ये हमें याद रखना है कि सर्व शिक्षा अभियान को जब शुरू किया गया तब किसकी सरकार थी, तो किसकी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की। यह है अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ पर हम देख सकते हैं, इन्हीं की सरकार में सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया गया था सन 2001 में। अब हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए। तो भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया, जिसके तहत 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान था उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या है यहाँ पर, 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा थी उसके प्रावधान को मौलिक अधिकार बना दिया गया। और किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया, ये हमें याद रखना है, अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21A के तहत जो है वो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करेंगे संबंधित मंत्रालय की। सर्व शिक्षा अभियान जो है इसके लिए कौन सी जो मिनिस्ट्री है वो रिस्पॉन्सिबल है, किस मंत्रालय के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान को चलाया गया। तो देखिए, सर्व शिक्षा अभियान को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसे चलाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को
जो है वर्तमान में अगर हम इसकी बात करें तो इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। जब से हमारी NEP 2020 आई है तब से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसी HRD मंत्रालय को अभी एट प्रेजेंट में इसे हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। इसके मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये हमें याद रखना है क्योंकि हमसे कई बार पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो सर्व शिक्षा अभियान है वो किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। तो वर्तमान में जो है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है और इसके मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और NEP 2020 यानी कि 2020 से पहले ये क्या था? किसके अधीन था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के। और वर्तमान में ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। अब हम बात करेंगे जो सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, किस लिए इस सर्व शिक्षा अभियान को चलाया गया। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सार्वभौमिकरण का मतलब होता है कि सबके लिए समान रूप से प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना है। कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को इसलिए चलाया कि प्रत्येक बच्चे को जो है संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा जो है प्राप्त हो सके, इसलिए सर्व शिक्षा अभियान को भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि उन बस्तियों में नए स्कूल बनाने का प्रयास किया जाता है जहां स्कूली शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत उन बस्तियों में स्कूल बनाए गए जहां स्कूली सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जहां पर स्कूल नहीं थे, बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। उन स्थानों पर, उन बस्तियों पर सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल बनाए गए और बच्चों को शिक्षा जो है उपलब्ध कराई गई, प्राइमरी एजुकेशन उन तक पहुंचाई गई। और इसके अतिरिक्त कक्षा, शौचालय, पीने का पानी, रखरखाव, अनुदान और स्कूल सुधार आंदोलन के माध्यम से मौजूदा स्कूलों की बुनियादी ढांचे में विकास करना है। कहने का मतलब ये है कि इसके अतिरिक्त, इसके अलावा जो है सरकार ने क्या किया गया, कक्षाएं, शौचालय, पीने का पानी, रखरखाव, अनुदान और स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से जो जो स्कूल जो थे बने हुए थे, मौजूद थे, उनके जो बुनियादी ढांचे थे उनमें विकास किया, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उनमें उनका डेवलपमेंट किया। इसलिए सरकार ने क्या किया, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई सर्व शिक्षा अभियान के तहत। अब हम बात करेंगे ये जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया इसका बैकग्राउंड क्या था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए संवैधानिक, कानूनी और राष्ट्रीय घोषणाएं की गई। बात करेंगे क्या जो सर्व शिक्षा अभियान था इसमें प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए क्या क्या संवैधानिक कानून बनाए गए और क्या क्या घोषणाएं की गई। तो सबसे पहला संवैधानिक कानून था वो क्या था, संवैधानिक अध्यादेश 1950। 1950 में एक संवैधानिक अध्यादेश आया था जिसमें कहा गया कि संविधान के प्रारंभ से 10 साल के भीतर सभी राज्य, जब तक बच्चे 14 साल पूरा नहीं करते तब तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया करवाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो संवैधानिक अध्यादेश 1950 आया था उसमें कहा गया कि जब से संविधान की स्थापना हुई, जब से संविधान आरंभ हुआ है, तब से प्रत्येक राज्य क्या है 10 साल के भीतर जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है मुहैया करवाएगा। सेकंड इसका क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या कहती है, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले 14 वर्ष के जो सभी बच्चे हैं उनको संतोषजनक गुणवत्ता में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान की जाएगी। कहने का मतलब क्या है, जो NEP 1986 है वो क्या कहती है, NEP 1986 जो है वो क्या कहती है, वो ये सुनिश्चित करती है कि 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले, यहाँ 21वीं सदी का मतलब क्या है, अभी हम जो है वो 20वीं सदी में चल रहे हैं, अभी हम क्या है 20वीं सदी में चल रहे हैं। जैसे ही 2101वां वर्ष आएगा वैसे 21वीं सदी स्टार्ट हो जाएगी। तो 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले क्या है, जितने भी 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो है संतोषजनक गुणवत्ता में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान कराई जाएगी। ये NEP 1986 ने कहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 19 किसने फैसला की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है
कि उन्नी केशनल फैसला जो है कब आया था, 1993 में आया था। और इसमें क्या कहा गया, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि इस देश के 14 वर्ष तक के प्रत्येक शिशु नागरिक के पास मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार होता है। उपस्थिति कम होने के चलते मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई थी। कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक 14 वर्ष का जो बच्चा है उसे जो है शिक्षा प्राप्त करने का, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और इसकी उपस्थिति कम होने के चलते क्या है, मध्याह्न भोजन योजना जो थी वो शुरू की गई थी। पहले क्या हुआ करता था, सरकार ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का जो है प्रावधान तो कर दिया, बट इसके बावजूद भी बच्चे स्कूल में एडमिशन नहीं लेते थे, क्योंकि भूखमरी के कारण बच्चे जो है, गरीबी के कारण बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, क्योंकि वहां भोजन की जो है व्यवस्था नहीं थी। इन सभी को देखते हुए सरकार ने क्या किया, भोजन की व्यवस्था की, मध्याह्न भोजन योजना शुरू की। और यहाँ पर हम याद रखेंगे मध्याह्न भोजन योजना जो है वो 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई। कब की गई, 15 अगस्त 1995 को जो है सर्व शिक्षा अभियान के चलते ही मध्याह्न भोजन योजना को शुरू किया गया। किस लिए किया गया, उपस्थिति को बढ़ाने के लिए। जो बच्चे थे एडमिशन नहीं ले रहे थे, उन एडमिशन को बढ़ाने के लिए जो है 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई, जिसमें बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ भोजन भी कराने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो सर्व शिक्षा अभियान है इसका टारगेट क्या था, इसका क्या लक्ष्य था। तो हम बात करेंगे, पहला क्या है, शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक स्कूल में सभी बच्चों का स्कूल में होना। कहने का मतलब है शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक स्कूल में सभी बच्चे जो हैं वो एडमिशन ले सके। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही, वो मेन इसका टारगेट था कि सभी बच्चे जो हैं वो गारंटी के साथ स्कूल में जो है एडमिशन ले सके। दूसरा क्या था, सारे बच्चों द्वारा 5 साल के प्राथमिक स्कूली शिक्षा पूरा करना। इसका जो मेन टारगेट था वो यही था कि 5 साल की आयु तक जो है बच्चे जो है प्राथमिक स्कूली शिक्षा जो है वो पूरी कर सके। इसका ये भी एक टारगेट था। नेक्स्ट, सभी बच्चों का 8 साल स्कूली शिक्षा पूरा करना, कि सभी बच्चे जो हैं वो 8 साल, कम से कम 8 साल तक की शिक्षा तो ग्रहण कर पाए। इसके बाद की जो शिक्षा है वो किसी कारणवश भले ही वो ग्रहण नहीं कर पाए, बट कम से कम 8 साल तक की शिक्षा वो पूरी कर सके, ये इसका मेन टारगेट था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता में प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देना। इनका जो टारगेट था वो केवल जो है किताबी ज्ञान से नहीं था, बच्चों को जीवन के लिए भी तैयार करना था, जिससे बच्चे जो हैं वो अपने जीवन में भी सीख सके, सारी एक्टिविटीज करके, ना कि सिर्फ किताबों से। ये इसका मेन टारगेट था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतराल को खत्म करना। प्रारंभिक शिक्षा थी उस पर क्या, सभी लैंगिक और सामाजिक अंतराल को खत्म करना। मतलब जो स्कूल थे उनमें बच्चों के जो साथ भेदभाव किया जाता था लैंगिक आधार पर और सामाजिक आधार पर, उनके जात पात पर जो भेदभाव किया जाता था उसको खत्म करना भी इसका एक टारगेट था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो सर्व शिक्षा अभियान है इसकी उपलब्धियां क्या थी, इसके क्या अचीवमेंट्स थे। तो इस कार्यक्रम ने गांव स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। गांव स्तर पर मतलब गांव जहां पर मतलब जो है स्कूल नहीं थे, उन स्थानों पर, उन बस्तियों पर स्कूलों का निर्माण कराया, उसमें गांव के स्तर पर जो है महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। नेक्स्ट, भारत के कई गांवों को शामिल किया गया और बहुत सारे प्रारंभिक शिक्षा केंद्र जो है स्थापित किए, जहां बच्चे जो है अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है, एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है कि जो है सर्व शिक्षा अभियान है, सबसे पहले किस राज्य में सर्व शिक्षा अभियान को चलाया गया। तो दक्षिण भारत का राज्य था, दक्षिण भारत का जो राज्य था तमिलनाडु। दक्षिण भारत का जो राज्य था तमिलनाडु, उस राज्य के एक गांव में सतनाथपुरम नामक गांव था, वहां पर जिला जो उसका था वो नागपट्टिनम था। नागपट्टिनम जिला के सतनाथपुरम गांव में पहली बार इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया गया। हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान को सर्वप्रथम किस राज्य में जो है लागू किया गया, तो तमिलनाडु राज्य में। किस जिले में, तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के सतनाथपुरम गांव में सबसे पहली बार
इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया गया? देखिए, परख योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्यों लाई, देखिए इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में सभी बोर्डों के लिए मूल्यांकन दिशा निर्देश स्थापित करने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं समग्र विकास के ज्ञान का विश्लेषण असूचित किया है। देखिए, परख क्या है? परख जो योजना है वो सभी बोर्डों की मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश स्थापित करने के उद्देश्य से ये योजना लाई गई थी। ठीक है ना? ये जो है परख योजना, ऐसा नहीं कि स्टेट बोर्ड का अलग है या सेंट्रल का, या कि स्टेट में अलग, बिल्कुल नहीं। चाहे स्टेट बोर्ड हो आपका या सेंट्रल बोर्ड हो, ये सभी बोर्डों के लिए है। जो परख योजना लाएगी ये सभी बोर्डों के लिए। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक असूचित किया। सभी बोर्डों के जो मूल्यांकन दिशा निर्देश है उनको स्थापित करने के उद्देश्य से इस योजना को लाया गया था, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो आपका या सेंट्रल बोर्ड। यहीं से एक क्वेश्चन आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये निकल के आता कि परख आखिर है क्या, परख की फुल फॉर्म क्या है। देखिए, अगर हिंदी में बात करें परख की फुल फॉर्म तो ये हो जाएगी आपकी प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। ठीक है, ये आपका हिंदी में। अगर इंग्लिश में पूछा जाए फुल फॉर्म क्या होगा परख का, तो आपका ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब ये आपकी परख की क्या होगी, फुल फॉर्म होगी इंग्लिश में। हिंदी में ऊपर यही ये वाली है आपकी, ये हिंदी में हो जाएगी आपकी यहाँ से यहाँ तक। प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। यहीं से एक क्वेश्चन और बन सकता है क्या, कि यहाँ पर जो है होलिस्टिक का क्या मतलब है, होलिस्टिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो जो होलिस्टिक वर्ड यूज किया गया, होलिस्टिक का जो मतलब होगा यहाँ पर वो होगा समग्र, क्या होगा, समग्र डेवलपमेंट यानी विकास। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो कि होलिस्टिक वर्ड का क्या यूज है यहाँ पर, क्या मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है, तो किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर होलिस्टिक, समग्र को। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब समग्र विकास। ठीक है, आगे बात समझ। नेक्स्ट इसके परिचय के बारे में जानते हैं। परख को राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के क्रियान्वयन के भाग के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसमें नए मूल्यांकन पैटर्न और नवीनतम शोध के बारे में स्कूल बोर्डों को सलाह देने और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मानक निर्धारण निकाय की परिकल्पना की गई है। देखिए, इसका परख जो योजना लाई गई थी, इसका उद्देश्य ये था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है आपकी 2020, इसके क्रियान्वयन के भाग के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसमें इसमें नए जो मूल्यांकन पैटर्न था उसको और नवीनतम शोध के बारे में स्कूल बोर्डों को सलाह देने और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मानक निर्धारण किया गया था। इसके परख योजना के अंतर्गत यही इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन ये बनता है कि परख योजना किसके रूप में कार्य करती है, परख योजना किसके रूप में कार्य, तो परख योजना जो है आपकी वो एनसीईआरटी के एक भाग के रूप में कार्य करती है, एनसीईआरटी भाग के रूप में कार्य करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट नोट कर देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो आप समझिए उसको आप जरूर नोटिस कर ले, वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसे नेशनल अचीवमेंट सर्वे एनएएस और स्टेट अचीवमेंट सर्वे एसएएस और स्टेट अचीवमेंट सर्वे एसएएस जैसे समय समय पर लर्निंग आउटकम टेस्ट आयोजित करने का भी काम सौंपा जाएगा। परख योजना या जो इसे है जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, स्टेट अचीवमेंट सर्वे है, जैसे समय समय पर लर्निंग आउटकम जो टेस्ट आयोजित करने का कार्य भी इसे सौंपा जाएगा। नेक्स्ट, ये 3 प्रमुख मूल्यांकन क्षेत्रों पर कार्य करेगा।
क्वेश्चन आपका ये बनेगा क्या, क्वेश्चन आपका क्या बनेगा पता है, क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि जो परख योजना है वो किस पर कार्य करेगा, पहले तो ये बनेगा। दूसरा, परख योजना के 3 प्रमुख मूल्यांकन क्षेत्र हैं जिस पर वह कार्य करता है, कार्य करती है, जिस पर ये लॉन्च चल रही है योजना, वो कौन से 3 क्षेत्र है, कौन कौन से 3 फील्ड है आपके परख योजना के, तो कौन कौन से हैं। सबसे पहला आ जाएगा व्यापक मूल्यांकन, स्कूल आधारित मूल्यांकन, और तीसरा हो जाएगा परीक्षा सुधार। इस योजना का जो मकसद है वो यही है कि व्यापक मूल्यांकन, दूसरा स्कूल आधारित मूल्यांकन, तीसरा परीक्षा सुधार, इसलिए इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। ठीक है, अब बात करेंगे उद्देश्य की, बात करेंगे उद्देश्य। उद्देश्य में क्या है, सबसे पहला पॉइंट है आपका समान मानदंड और दिशा निर्देश। भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन एवं निर्धारण हेतु मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। देखिए, इसका उद्देश्य ये था कि भारत के सभी बोर्ड, जो स्कूल बोर्ड हैं, चाहे आपके स्टेट स्कूल बोर्ड हो या सेंट्रल, सभी के लिए छात्र मूल्यांकन एवं निर्धारण हेतु जो मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका मूल्यांकन पैटर्न में सुधार। जो इससे पहले पैटर्न चल रहा था, मूल्यांकन का जो पैटर्न था उसमें सुधार किया गया, उसमें सुधार करना इसका उद्देश्य था। यह 21वीं सदी की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में अपने मूल्यांकन पैटर्न को बदलने के लिए स्कूल बोर्डों को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, नहीं, इसका जो पैटर्न था वो बदलने के लिए स्कूल बोर्डों को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मूल्यांकन में असमानता को कम करना। देखिए, पहले जो मूल्यांकन हुआ करता था वो बहुत ज़्यादा असमानता को रिप्रेजेंट करता था। कैसे, कभी आपने, अगर आपको पता हो, जो बहुत ज़्यादा पहले क्या होता था, जैसे मैथ की बात करें, अगर मैथ में पहले अगर आंसर गलत आ जाता था तो मैं समझ रहा हूँ कि सभी को बिल्कुल नंबर नहीं दिए जाते थे, कट कर दिए जाते थे। लेकिन इसमें सुधार किया गया धीरे धीरे। फिर ये हुआ कि जितना पोर्शन ठीक होगा, जहाँ उस किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है, सोल्यूशन है, उसको उतने जितने पार्ट में वो सोल्यूशन हो रहा है उतने पार्ट में मार्किंग कर लेंगे। जितना पोर्शन उसका ठीक है उसमें उसको नंबर दिए जाएंगे, जितनी उसमें गलती होगी उतना उसका नंबर काटे जाएंगे, ऐसा होगा। तो ये समय समय पे असमानता को दूर करेगा। यह राज्य और केंद्रीय बोर्डों में एक रूपता लाएगा और वर्तमान में मूल्यांकन के विभिन्न मानकों का पालन करते हैं, जिससे अंकों में व्यापक असमानताएं भी पैदा होती। ठीक है, बेंच मार्क आकलन, बेंच मार्क मूल्यांकन ढांचा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित मुद्दों को संबोधित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, महत्व क्या है इसका, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। इसमें पहला पॉइंट, कॉलेज प्रवेश में असमानता को दूर करना। देखिए, जो मेरिट बेस पे कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन होते हैं उसमें जो असमानता होती है उसको दूर करेगा। यह जैसे कभी स्टेट बोर्ड का बच्चा है, सेंट्रल बोर्ड का बच्चा है, या यूपी बोर्ड का बच्चा, या यूपी बोर्ड मतलब स्टेट बोर्ड, राजस्थान बोर्ड मतलब स्टेट बोर्ड, मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड मतलब स्टेट बोर्ड, है ना, इस तरह की बात कर सकते हैं। और उसी के साथ सेंट्रल बोर्ड, सीबीएसई स्कूल के पैटर्न, तो उनके जो मार्किंग में अंतर है उसको कहीं ना कहीं दूर करेगा। जो असमानता आती थी स्टेट बोर्ड में, कब देखा गया था पहले की नंबर मार्क्स कम आते थे और सेंट्रल बोर्ड में मार्क्स ज़्यादा आते थे, तो जब मेरिट बेस पे एडमिशन होता था तो जो स्टेट बोर्ड के बच्चे थे वो बाहर रह जाते, पीछे रह जाते थे। और सीबीएसई पैटर्न के जो स्कूल के सेंट्रल बोर्ड के बच्चे हुआ करते थे वो मतलब उन्हें वरीयता में उनके नंबर मार्क्स ज़्यादा हुआ करते थे, उनका पैटर्न चूक अलग था, है ना। तो इससे जो असमानता थी वो दूर हुई। ये सीबीएसई स्कूल के अपने सहपाठियों की तुलना में कॉलेज प्रवेश के दौरान कुछ राज्य बोर्डों के विद्यार्थियों की समस्या के निपटान में मददगार साबित हुआ। ये वास्तव में बहुत मददगार साबित हुआ। अभिनव मूल्यांकन, ये स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर परीक्षण, डिजाइन, संचालन, विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए तकनीकी मानकों को विकसित एवं क्रियान्वित करेगा। ठीक है, नहीं, नेक्स्ट, समग्र दृष्टिकोण, समग्र दृष्टिकोण है ये। ठीक है, तो इसका पॉइंट, पहला पॉइंट, परख का उद्देश्य क्या था। परख का उद्देश्य शिक्षा के लिए समावेशी, भागीदारी और समग्र दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य ऑप्शन बहुत सारे होंगे, तो उसमें ये
ऑप्शन सही होगा आपका कि समावेशी, इसका शिक्षा के लिए समावेशी, भागीदारी, समग्र दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट, जो क्षेत्र के अनुभवजन्य अनुसंधान हितधारक प्रक्रिया के साथ साथ सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखे गए अनुभव को ध्यान में रखता है। ठीक है ना, ये समग्र दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, प्रगतिशील बदलाव। तो प्रगतिशील बदलाव है उसका क्या, ये पहला पॉइंट है, ये शिक्षा के क्षेत्र में अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर एक प्रगतिशील बदलाव है, ये दृष्टिकोण होगा। ठीक है, की ओर प्रगतिशील बदलाव है, ये वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में अधिक वैज्ञानिक मतलब आधुनिक, बिल्कुल आधुनिक, अत्याधुनिक दृष्टिकोण की एक प्रगतिशील बदलाव है। नेक्स्ट पॉइंट, निर्धारित संरचना, बच्चे की क्षमता, संज्ञानात्मक विकास के चरणों के साथ साथ सामाजिक और शारीरिक जागरूकता को पूरा करने में मदद करेगी या पूरा करने में सहायता करेगी। ठीक है नहीं, तो ये जो परख योजना थी वो आपकी समाप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसके साथ साथ इस तरह की जो योजना है वो सभी कराई जाएंगी और आपका जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है बहुत जल्द आपके सामने इसका मैराथन आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत